हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज की एक जो सीरीज हमारी चल रही है उसको फ्रेंड्स एक और नए तरीके से एक नए अंदाज में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन है आप लोगों का ये एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट के जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर में बेस्ड है। इसमें मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे कि ये आपके जुलाई में जो सीटेट होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों का जो बिहार 7th फेज की एग्जाम है, आपकी यूपी टेट है, आपका सुपर टेट है, आप लोगों का DSSS भी है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों का ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। यहाँ पर में हम कोशिश करेंगे कि अगर आप सीटेट दे रहे हो तो उसमें 60 में से 60 आपके आए। अगर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार दे रहे हो तो उसमें आपका जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सेशन डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा इस सेशन के लास्ट में आप लोगों को एक क्विज भी मिलेंगी, जिससे कि आप इस सेशन को रिवाइज कर पाओगे। आप लोगों को एक टेस्ट मिलेंगी, टेस्ट की लिंक, उसको आप रिवाइज कर पाओगे। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स कि 400 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिया है सेशन को स्टार्ट करते ही। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है। आप लोगों के ये जो लाइक और जो इतना ज्यादा प्यार आप लोगों का मिलता है ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग हमारे सेशन को ऐसे ही और ज्यादा एनर्जी के साथ में कंडक्ट कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप सभी लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबा देंगे, ताकि फ्यूचर में भी वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का स्टेटमेंट वाला आ गया है, लीजिए। ठीक है, आप लोगों को बताना है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाला सही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का ध्यान से समझिए आप लोग। मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक काल आप लोगों का, उसके बारे में कौन सी वाली बात सही है। पहली बात तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है इंसानों का, जब इंसान जंगल में नंगू पुंगू घूमते रहते थे, उस कालखंड को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है आप लोगों का पैलियोलिथिक एज, पैलियो, जिसको आप लोग जो है पूरा पाषाण काल बोलते हो। एक है आप लोगों का मेसोलिथिक एज, जिसको मध्य पाषाण बोलते हो, क्योंकि ये बीच में है इसी वजह से मध्य पाषाण काल। और एक है आप लोगों का नियोलिथिक, नया वाला नव पाषाण काल। बात यहां पर में जो हो रही है ना फ्रेंड्स आप लोगों की, वो हो रही है मेसोलिथिक की, मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में आप लोगों को पत्थरों के औजार जो है ना, मिडल एज के अंदर में, मध्य पाषाण काल के अंदर में, मिडल स्टोन एज के अंदर में आप लोगों को कुछ पत्थरों के औजार मिले हैं। उन औजारों को आप लोग माइक्रोलिथ बोलते हो। क्या ये बात सही है? आप इसको लघु पाषाण या फिर सूक्ष्म पाषाण बोलते हो। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटू छोटे से जो है वो क्या बनाते थे, औजार बनाते थे ये लोग पत्थरों के। तो बिल्कुल सही बात है। इसको आप लोग क्या कहते थे, बोलकर बताओ आप लोग। माइक्रोलिथ्स कब पाए जाते थे? माइक्रोलिथ, छोटे छोटे से पत्थरों के बने हुए हथियार कहाँ पाए जाते थे? 1 नंबर का क्वेश्चन अपने आप बनेगा आप लोगों का। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिखो जल्दी से, लघु पाषाण आपके मेसोलिथिक एज में पाए जाते थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, 1 नंबर यहां बनेगा। ठीक है, स्टोन्स टूल्स वर लार्ज इन साइज। अरे मेरे लाल, अभी तो बताया माइक्रोलिथ बोलते हैं उसको, फिर बोल रहा है यहां पर मैं लार्ज साइज। अभी तो बोला कि माइक्रोलिथ है वो छोटे वाले पत्थर है, तो लार्ज साइज कैसे होगा ये? ठीक है, इसको मारो गोली, लार्ज साइज नहीं है ये। ठीक है, स्मॉल साइज है। देखो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन की मदद से कैसे। तो ये वाला आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग यहां मार सकते थे गोली, सेकंड वाले को गोली मारा हमने। ठीक है, तो जहां जहां पर मैं आपका 2 दिया है उसको गोली मारो, 2 को गोली मारो, 2 को गोली मारो, ऑल ऑफ द अबो को भी गोली मारो, क्योंकि उसमें भी 2 है। तो आंसर आप लोगों का ओनली 1 होगा। सी इज द आंसर। देखो तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को, तीसरा वाला पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आप लोग आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, लव यूर सर आपका पढ़ाया हुआ PS टेट में आया, अमेजिंग यू आर एग्जाम। बिल्कुल गोपाल दीप, सुधर जी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास में, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सीटेट भी आपका ऐसे ही क्लियर होगा। 60 में से 60 नंबर लाने की पूरी जान लगा दूंगा मैं अपनी। आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए अच्छे से। ठीक है, और यहां मैं अपनी जान लगा दूंगा। रोज बस आप लोगों को लेक्चर देखना है। इस अवधि के दौरान पुराने वाले मतलब पैलियोलिथिक के औजार खत्म हो गए थे क्या? नहीं, अनुपस्थित नहीं थे, वो भी थे। ये वाली बात, इसी वजह से ये वाला गलत है। अनुपस्थित बोला है ना कि पुराने वाले हथियार थे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। पुराने वाले हथियार गायब थोड़ी हो जाएंगे, पत्थरों के बने थे, कागज के थोड़ी बने थे जो गल जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला आप लोगों का गलत है, इसलिए ओनली 1 इज करेक्ट। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बता देंगे। ये इसको मैं आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैं आप लोगों को टेस्ट में दूंगा जरूर। आज पूरा लेक्चर देखो, इसको टेस्ट में दूंगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और रिवाइज भी कराऊंगा वहां पर मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल ऑन
12 अगस्त 1765, 1765 को बंगाल का दीवान किसको अपॉइंट किया गया था? कितने लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी 6, 7, 8 की पूरी ज्योग्राफी में करा दूं? वो मेरे को कमेंट करके बता देंगे आप लोग, ठीक है? जितने लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। तो दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है, 1765 में बंगाल का दीवान अपॉइंट किया गया था किसको? तो देखिए बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ये लिख के बताओ मेरे को एक बार, लिख सकते हो क्या आप लोग? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी आप लोगों की, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी, उसको दीवानी अधिकार दे दिए गए। दीवान का मतलब होता है कर इकट्ठा करने वाला, कर इकट्ठा करने वाला, जो इकट्ठा करना होता है ना, कर इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करने वाला पर्सन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर रॉबर्ट क्लाइव को दीवान बना दिया गया था। दीवान मतलब जो बंगाल से टैक्स इकट्ठा करेगा। तो बंगाल से टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी गई थी 12 अगस्त 1765 को। ये याद रखना है, बक्सर की लड़ाई के बाद में, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। किसने दिया था ये अधिकार? मुगल बादशाह ने। उस समय में शाह आलम II करके एक राजा थे, मुगल बादशाह, बहुत कमजोर थे, ठीक है? उन्हीं के इतने कमजोर थे वो कि उनके ही जो दरबारी थे उन लोगों ने उनको अंधा कर दिया था, ठीक है? इतना कमजोर शासक था वो। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बक्सर के बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है नवाब बन गए थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से। तो 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब बन गए। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, जो आर्थिक मामलों का जो दायित्व है या पूरा अधिकार है, किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु वर कॉल्ड रियोट्स इन रियोतवाड़ी सेटलमेंट? बताइए रियोत किसको बोला जाता था? एक बार लाइक कर दो यार, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, 700 के करीब लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लोग एक साथ लाइक का बटन दबा देंगे, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आपको करा दूं। आगे में बहुत सारे आप लोगों के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। कितने लोग चाहते हैं ऐसे ही करवाते रहूं? लाइक करके मेरे को जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। हु वर कॉल्ड रियोट्स इन रियोतवाड़ी सेटलमेंट? रियोतवाड़ी में, तो रियोत का मतलब ही आप लोगों को बार बार याद करवा रहा हूं, लेकिन जो नए बच्चे उन लोगों को फिर से बता दूं कि जो रियोत है फ्रेंड्स, ये कल्टीवेटर्स को कहा जाता था, किसानों को। रियोत का मतलब ही होता है किसान, ठीक है? किसान, ओके, किसान। अब ये रियोतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था फिर? तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि रियोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में, ठीक है, यहां पर में डायरेक्टली किसान जो है वो टैक्स अंग्रेजों को देते थे। डायरेक्टली किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, डायरेक्टली, ठीक है? जो किसान होते थे उनसे टैक्स वसूल किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है? अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के द्वारा, ये याद रखना है आप लोगों ने। मतलब रियोतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्ट किसानों के पास अंग्रेज जाते थे और टैक्स वसूल करते थे। दूसरे दो जो सेटलमेंट थे, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट बोला जाता है। उसमें बिचौलिए होते थे, जमींदार, जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे, डायरेक्ट अंग्रेज लोग नहीं वसूलते थे। महलवारी सेटलमेंट में जो गांव का मुखिया होता था उसको टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो महलवारी सेटलमेंट में कौन टैक्स वसूल करता था? गांव का मुखिया। डायरेक्ट किसानों से अंग्रेज लोग नहीं करते थे, मुखिया, गांव का मुखिया टैक्स वसूल करता था और अंग्रेजों को ले जाके देता था। बट रियोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में डायरेक्टली किसानों से वसूल किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा ही, कोई बिचौलिया नहीं होता था। साउथ इंडिया में ये प्रथा चल रही थी। आगे मैं और अच्छे से आप लोगों को धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स एक्सप्लेन करूंगा। रियोतवाड़ी सेटलमेंट जो है आप लोगों को याद रखना है कि साउथ इंडिया में ये प्रथा लागू हुई थी। साउथ इंडिया में, यहां पर में टीपू सुल्तान का एक इलाका था मैसूर में। टीपू सुल्तान के इलाके को अंग्रेजों ने जीत लिया था। एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे 4, ठीक है? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने उसके राज्य के ऊपर में कब्जा कर लिया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था जो यहाँ का अधिकारी बनाया गया। टीपू सुल्तान का जो मैसूर का इलाका है वहां का अधिकारी बनाया गया। यहां पर में उसने एक नए तरीके की जो प्रक्रिया थी टैक्स वसूल करने की, जिसको रियोतवाड़ी सेटलमेंट बोला गया बाद में, उसको इजाद किया था। तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट को इजाद किसने किया था? सबसे पहले नाम लिखो इस भाई साहब का, नाम लिखो, इसका नाम लिखो, जल्दी से बताइए। यहां पर में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये याद रखना है आप लोगों ने। अलेक्जेंडर रीड जो है उसने ट्राई किया था, लेकिन वो सिर्फ यहाँ का अधिकारी था। पूरे मद्रास का अधिकारी कौन था? पूरे मद्रास का गवर्नर कौन था? थॉमस मुनरो था। उसने पूरे के पूरे यहां पर में इसको वो कर दिया। पूरे के पूरे मद्रास में किसने लागू किया था? मुनरो ने। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, वही वाली बात थी कि ट्राई किया था सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने, लेकिन उसको लागू किसने किया? पूरे बंगाल, पूरे मद्रास में, साउथ इंडिया में मुनरो ने। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। बेचारे अलेक्जेंडर रीड ने इसको ट्राई किया था, लेकिन नाम हमने दे दिया मुनरो का, मुनरो सिस्टम बोलते हैं इसको।
तो रेवतवारी सेटलमेंट को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। साउथ इंडिया में जमींदार वगैरह होते नहीं थे, तो डायरेक्टली रेवत से या कल्टीवेटर किसानों से डायरेक्टली एग्रीमेंट किया जाता था इसमें। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर करो आप लोग। महलवारी सेटल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इन महलवारी सेटलमेंट द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वाज गिवन टू। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया गया था? महलवारी में। तो अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि महलवारी सेटलमेंट में महल का मतलब होता है गांव का, गांव, ठीक है, या जो विलेज है उसको बोला जाता था, या ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोला जाता था। इसमें टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? गांव के मुखिया की होती थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था ना सीटेट का, उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है DSSB में आ जाए ये क्वेश्चन, हो सकता है आपसे सुपर टेट के अंदर में, यूपी टेट या बिहार सुपर टेट में पूछ ले आप लोगों से। याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, गांव का मुखिया। और डायरेक्टली किसानों से इकट्ठा करने का, डायरेक्टली किसानों से कौन से वाले सिस्टम में टैक्स वसूल किया जाता था? ठीक है, डायरेक्टली किसानों से कौन से वाले सिस्टम में टैक्स वसूल किया जाता था? ये ऑनलाइन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट का, रेवतवारी सेटलमेंट के अंदर में। ठीक है, रेवतवारी में डायरेक्ट रेवत से लिया जाता था। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अब की बार रानी की सरकार, मतलब देखो एक्चुअली क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था पहले। मतलब एक कंपनी थी जो भारत के ऊपर में शासन चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन आपको पता है कि 1857 का विद्रोह हो गया और कंपनी जो है, कंपनी की बड़ी फजीहत हुई कि भाई पूरे भारत के अंदर में 1857 का विद्रोह हो गया, कंपनी उसको संभाल नहीं पाई ठीक से। तो क्या किया गया, एक कानून बनाया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858। इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब ब्रिटेन का जो शासन है, उसको दे दिए गए, ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन की रानी को दे दिए गए। ठीक है, तो अब की बार रानी की सरकार वाला नारा आप समझ लो, इसके अंदर में ये हो गया। तो आंसर होगा एक्ट ऑफ 1858, 1858 के कानून के तहत ये हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कर देंगे जहां जहां भी, और जो लोग बाद में भी देख रहे हैं ना, वो लोगों को भी शेयर करते रहना है अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता रहूं। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको जिसने कर लिया ना, मान जाएंगे उसको। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखो भाई, थोड़ा छोटा हो जाए यार। ठीक है, देखो यहां पर मैं, आप लोग देखिए क्या बोला है, दो कथन दिए हैं। इतिहासकार जो है, इतिहास को केवल और केवल दिन, समय और साल के पासिंग के रूप में देखते हैं। केवल, जस्ट आया है ये शब्द, जस्ट के ऊपर में गौर फरमाया जाए जनाब। ठीक है, जस्ट के ऊपर में केवल बीतने के रूप में देखते हैं, घंटों, दिन और वर्षों को बीतने के रूप में देखते हैं, गौर फरमाया जाए उसके ऊपर में थोड़ा सा। टाइम रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो समय है ना, ठीक है, वो क्या बताता है आपको, किस में चेंज दिखाता है, समाज में, इकोनॉमिक स्थिति में लोगों के क्या चेंज आया वो दिखाता है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे, आपको एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन दिया है। अब आप लोगों को लगेगा भाई सॉरी इतना टफ क्वेश्चन कर दिया, हाय राम मैं तो मर गई, मैं कैसे करूंगी इसको, क्या मुंह दिखाऊंगी इनको, इन्होंने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, मैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रही। ऐसा हो सकता है आप लोगों का, बट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इतिहास में केवल और केवल समय नहीं जा रहा है कि भाई समय पास हुआ, ठीक है, हाँ जी 1 साल हो गया चलो इतिहास लिख दो, हाँ जी 2 साल हो गए चलो इतिहास लिख दो, अजी 10 साल हो गए इतिहास लिख दो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। इतिहासकार केवल और केवल समय को नहीं देखते, वो देखते हैं कि समाज में परिस्थिति में क्या चेंज आए, समाज में इकोनॉमी में क्या चेंज आए, लोगों की जो रहने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है, उनकी सभ्यता में क्या चेंज आए, वो सारी चीजों को देखा जाता है, ना कि केवल टाइम चेंज को देखा जाता है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो उसको, बताओ जल्दी से। जस्ट टाइम को माना जाता है कि टाइम पास हुआ उसको मान लो, नहीं तो ए को मारो गोली पहले बात तो। अब आ जाओ आप लोगों के ऑप्शन पर, कितना इजी क्वेश्चन था देखो यहां पर। मैं एग्जाम में पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है आपका, स्टेटमेंट टाइप। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो सीटेट का बैच चल रहा है ना टीचिंग परीक्षा पे, उसमें आप लोगों को बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बहुत सारे, ताकि आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। देखो ए को यहां पर मैं ट्रू बोला है, ये आंसर नहीं हो सकता। जहां जहां ए को सही बोला है वो आंसर नहीं हो सकता। देखो यहां पर मैं ए को सही बोला है, आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है ए गलत है। देखो यहां पर मैं भी ए को जो है ना उसने सही बोला है, ठीक है, ए को सही बोला है उसने, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही जगह है जहां पर मैं ए को गलत बोला है उसने, ठीक है, तो आंसर डी होगा। दूसरा वाला पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इजी था कि नहीं था। अब बताओ
इजी था कि नहीं था ये क्वेश्चन? आराम से कर सकते थे, दूसरे वाले को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। पेडागोजी भी करवा दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही लेक्चर को अपना समर्थन देते रहिए, जितने ज्यादा लाइक्स शेयर्स आप लोग करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी था। तो हर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन टफ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन टफ होगा जरूरी बिल्कुल नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, पूरे के पूरे जितने एक्सप्लेनेशन वाले सारे के सारे, ठीक है। चलो गुड। नाउ फ्रेंड्स देखिए, इतिहासकार जो है वो इतिहास को केवल केवल टाइम पास के रूप में नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं टाइम जो है उसमें वो देखते हैं कि सोशल रूप से क्या चेंज हुआ, सामाजिक रूप से क्या चेंज हुआ, ठीक है। विचारों में, विश्वास में, समाज में, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, उसको देखकर इतिहास बनाया जाता है, केवल समय को देखकर नहीं बनाया जाता। ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसका आंसर कीजिए आप लोग। 800 के करीब लोग हो चुके हैं, 1000 क्रॉस करना है। आप लोगों के ऊपर मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं इसको शेयर करने की सभी लोगों को, ठीक है। देखिए ये 2.0 सीरीज का पहला लेक्चर है और सभी के सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी को शेयर करना है ताकि एनर्जी आ जाए ऐसी पूरी टीम में आप लोगों के लिए, और करवाते रहे हम लोग। साइंस करवाना है, चलो साइंस भी करवा दूंगा मैं, बट लेकिन पहले इधर में आ जाओ। पहले के पूरा स्थलों में से एक पूरा स्थल है बुर्ज-होम। कौन से राज्य में मिलेगा, कोई बता सकता है मेरे को? ये कौन से स्टेट में? ये अपने आप में एक नंबर बनेगा यहाँ पर मैं आप लोगों का, एक नंबर यहाँ गिन लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। कहाँ पर? में झोपड़ियों के अंदर में खाना बनाते थे ये लोग, झोपड़ियों के बाहर बनाते थे, या दोनों साइड में, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों तरफ खाना बनाते थे, ठीक है। या झोपड़ियों से दूर जाके बनाते थे। अजी यहाँ पर मैं नहीं बना रहे, चलो कहीं और जाके खाना बनाएंगे, मैं नहीं बना रही घर में खाना, ठीक है। तो कहीं और जाके बनाते थे वो लोग, कैंडल लाइट डिनर टाइप का जंगल के अंदर में। ऐसा था क्या वो? बताओ। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोगों का? आंसर होगा बोथ। कभी घर में बना लिया, हाउ रोमांटिक, कभी बाहर बना लिया खाना, ठीक है। आज मौसम बेईमान है, आज मौसम बड़ा, चलो आज तुम्हारी छुट्टी है, संडे का दिन है, मेरी मदद करो, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, चलो बरामदे के अंदर में खाना बनाएंगे। तो बोथ, कभी घर में बना लो, कभी बाहर बना लो। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, बुर्ज-होम नाम की जगह आपको कश्मीर में मिलेंगी। यहाँ पर में एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, ऑन अ सीरियस नोट ध्यान देंगे आप लोग। ये आप लोगों का नियोलिथिक एज की सभ्यता है, मतलब उसकी साइट है ये, नियोलिथिक नवपाषाण युग के समय काल की ये जगह है आप लोगों की, ठीक है। ये याद रखना है, नवपाषाण युग के काल की जगह है। यहाँ पर में आपको गड्ढे वाले घर मिले हैं। गड्ढे वाले घर मतलब क्या होता है? ऐसे ये जमीन है, गड्ढा खोद के वो लोग अंदर में घर बनाते थे। अंदर में पिट हाउस, दो तरीके के घर बन सकते हैं। एक बन सकता है आपका ऐसा ऊपर जमीन के, और एक ऐसा बन सकता है जमीन के अंदर खोद के। तो ये जो गड्ढे वाले घर है वो पाए जाते थे बुर्ज-होम के अंदर में। बुर्ज-होम के अंदर में आपको ऐसे घर मिलते थे, पिट हाउस बोला जाता था इनको, गड्ढा खोद के घर बनाते थे। इनके घरों के अंदर में भी आपको चूल्हे मिले हैं और बाहर में भी मिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। अंदर में बाहर में दोनों जगह पे चूल्हे आप लोगों को मिले हैं, ठीक है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह पे आपको कुकिंग हर्ट्स या फिर चूल्हे आप लोगों को मिलते हैं। तो जब मन हो घर में खाना बना लो, जब मन हो बाहर बना लो, मस्त पैकी, कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों की, ठीक है। तो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया है मैंने आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, करीब, ठीक है, 4700 साल पहले, ईयर्स एगो, कौन से नदी के किनारे पे बसी थी? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे बसी थी? एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता कौन से, ठीक है, कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्या बात है, आग लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पर। में रावी नहीं, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा नाम का जो शहर है वो रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा शहर। बट पूरी की पूरी जो सभ्यता थी जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं वो सिंधु और सिंधु नदी के आसपास में थी, सिंधु घाटी के पास में, ठीक है। कैसे पतन हो गया फिर इसका? देखो, इतनी बढ़िया सभ्यता थी, मस्त पैकी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, नालियां बनाए हुए थे, बड़े बड़े घर थे, पक्की ईंटें थी, खत्म क्यों हो गई? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं क्यों खत्म हो गई ये सभ्यता? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स की कारण क्या क्या थे। देखो, आज से करीब 3900 साल पहले आपको अचानक से चेंजेस देखने के लिए मिलते। 4700 साल पहले बसे थे, ठीक है, केवल 700-800 सालों के अंदर में उन लोगों का खात्मा शुरू हो गया। इनकी जो राइटिंग थी, सील्स थी, वेट थे, वो अब इस्तेमाल होना बंद हो गए। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग उन लोगों ने बंद कर दिया अचानक से। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, पहले लेकर आते थे बहुत सारा, अब वो कम हो गया। मोहनजोदाड़ो जैसे सड़क, जो बड़े बड़े जो भव्य शहर थे, वो कचरे के ढेर में बदल गए। क्या कारण रहे होंगे इसके? एक एक करके बात करते हैं। और एनसीईआरटी में जो दिया है उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि आंसर वहीं से देना है आप लोगों ने।
हो सकता है कि नदियां सूख गई हो आसपास की। अरे हाँ या ना बताओ, हो सकता कि नहीं हो सकता? भाई आप पुराने जमाने में आप मान लो कि आप जो है वो ऋतिक रोशन हो, टिनिंग टिनिंग वाले, ठीक है, उसने बनाया था ना मोहिंजोदारो मूवी के अंदर में काम किया था। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप हड़प्पा में मोहिंजोदारो में रहते हो, मान लो कि वहां की नदी सूख गई। अब आपके पास में तो था नहीं ना उस समय में वो टिल्लू पंप लगा के आप पानी खींच लोगे, तो नदियां सूख गई तो सभ्यता खत्म आपकी, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, उन लोगों ने जंगल खत्म कर दिए हो, पूरे के पूरे जंगल खत्म हो गए, क्योंकि ये लोग जो है कॉपर को पिघलाते थे, कॉपर को पिघलाते थे, कॉपर बना मतलब कॉपर ओर जो होता था उसको पिघला के कॉपर निकालते थे, फिर तांबे को और जो टीन है उसको पिघला के ब्रॉन्ज बनाते थे। तो बहुत ज्यादा आग की जरूरत पड़ती थी मेटल्स को पिघलाने के लिए। और वो आग कैसी, एलपीजी सिलेंडर तो था नहीं भैया, एलपीजी सिलेंडर का नंबर लगाना है, ठीक है। क्या करते थे, जंगल काट के लाते थे और आग लगाते थे लकड़ी से और उसको जलाते थे और पिघलाते थे मेटल्स को। तो हो सकता है सारे जंगल खत्म कर दिए हो इन लोगों ने। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई हो। अब एक बात बताओ मेरे को यहां पर में, आप लोग इतने समझदार बच्चे हो, मेरे को एक बात अपने पर्सनल प्राइवेट दिमाग से पूछकर बताओ, मेरे को आप लोग अपने दिमाग से पूछकर बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे इस इलाके के अंदर में बाढ़ आ गई हो? ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग बताओ, पूरा का पूरा ये इलाका डूब गया हो, पूरा का पूरा इलाके में एक साथ बाढ़ आ गई हो एंटायर एरिया में? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो हमें यहाँ निशान मिलते बाढ़ के, ऐसा होता तो उसको प्रलय कहा जाता, क्योंकि इतने बड़े एरिया में, आज आपको बोर्ड में छोटा दिख रहा है लेकिन है कितना बड़ा एरिया, इतने बड़े एरिया में एक साथ बाढ़ आ सकती क्या? नहीं आ सकती ना। तो कुछ क्षेत्र ऐसे रहे होंगे जहां बाढ़ के कारण वो सभ्यता खत्म हुई होंगी, कुछ क्षेत्र ऐसे रहे होंगे जहां पर में संभवतः नदियां सूख गई होंगी, ज्यादातर नदियां जो है वो सूख गई होंगी, आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये दो कारण हो सकते हैं, लेकिन बाढ़ कुछ ही क्षेत्रों में आ सकती है, पूरे के पूरे इलाके में नहीं आ सकती एक बार, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास में जानवर हो, ठीक है, जानवर हो आपके पास में, कैटल शीप गोट वगैरह भेड़ बकरियां आपके पास में हो और आप उनको चराने लेकर जाते हो, ठीक है, चराने के लिए लेकर जाते हो और जो है सारे के सारे वो जानवर, आपकी बकरियां जो है सारा का सारा चुप 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 करके सब खा गई। अब उसके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा ग्रीन कवर वो खा गई। तो अब आप उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए आप, कि आपके जानवरों को खिलाने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जानवरों ने सारा का सारा ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब सारे के सारे पेड़ पौधे खा लिए। अब ये एनसीईआरटी में दिया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का पॉइंट। इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है फ्रेंड्स, कि यहां पर में जो राजा थे वहां के, उन लोगों का कंट्रोल खत्म हो गया। कंट्रोल मतलब वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए और लोग इधर उधर चले गए, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, लोग इधर उधर चले गए, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग इधर उधर चले गए। इनमें झगड़ा था, ऐसी कोई भी बात आप लोगों को यहां पर में दिखने के लिए नहीं मिलती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, और हर कोई आंसर करेगा। देखो आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं फ्रेंड्स, पढ़ाने के बाद में यहां पर मैं क्वेश्चन देखकर आंसर करने की। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में, कभी भी आप लोगों के ऑनलाइन पेपर में भी आ सकता है वो, ठीक है, ध्यान से समझो आप लोग। और एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रीजंस दिए हैं आप लोगों के। देखो, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। सही बात है, ऐसा लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रीजन दिया है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जंगलों का विनाश हो गया होगा, वो लोगों ने सारे जंगल काट दिए होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है, आग लगाने के लिए, आग हासिल करने के लिए जंगलों की लकड़ियां काट काट के लाकर जंगल खत्म कर दिए। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, अच्छा हमको सिखा रही है, ठीक है। क्या एंटायर एरिया के अंदर में यहां पर में बाढ़ आ सकती है क्या? ठीक है, पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में बाढ़ आ गई एक साथ, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग बताओ, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसको मारो गोली, ठीक है, सी को मारो गोली, ठीक है, चलो तो गोली मार ऑप्शन नंबर 1 में, गोली मारो ऑप्शन नंबर 2 में, गोली मारो ऑप्शन नंबर 3 में, और देखो गोली मार मार के आप लोग जो है पहुंच गए अपने आंसर तक, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खत्म बात, ठीक है। कितना इजी था, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करना था, पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, अगर आप चाहते हो ऐसे ही सारे कंसेप्ट में आप लोगों को समझा दूं, तो आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर को पूरा देखना है फ्रेंड्स, लाइक शेयर करते रहना है आप लोगों ने, ताकि मैं आपको ऐसे ही सारी की सारी चीजें समझा दूं, ठीक है। संभवतः नदियां सूख गई होंगी, नदियां सूखी होंगी। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं बोला कि सारी नदियां सूख गई, जैसे कि पूरे में यहां पर मैं बोला है, ठीक है। चलो तो अब हो गया राजेश कुमार जी, अब कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोगों का। सारे के सारे सीबीटी बेसिस के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको अंजना, और आपको पेड कोर्स के अंदर में तो वो पूरे पेपर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आंसर आप लोगों ने कर दिया था डी। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, मान जाएंगे आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, जो बच्चे अंडरस्टैंड कर चुके हैं इसका आंसर करो।
देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन आप लोगों का। एनसीईआरटी बेस्ड है। करीब 3900 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे जो शहर थे वो खत्म होने स्टार्ट हो गए। क्या रीजन नहीं था? 900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड, 750 लाइक से जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे। कौन सा वाला रीजन नहीं था ये बताना है आप लोगों ने। देखो मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग भी लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो जिसको दिख नहीं रहा है प्लीज अपने तरफ से रिजोल्यूशन बढ़ा लो स्क्रीन का, क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कौन सा वाला रीजन नहीं है, तो डिफॉरेस्ट्रेशन वाला और फ्लड वाला रीजन हो सकता है। देखो यहाँ सारे एरिया में फ्लड आई थी ऐसा नहीं बोला, सिर्फ फ्लड बोला है, तो ये हो सकता है। अगर यहाँ एंटायर बोलता तो गलत हो जाता, एंटायर या पूरे क्षेत्र में बोलता तो गलत हो जाता, बट बोला नहीं है उसने, है ना, तो ये सही है। ग्रीन कवर जो है वो जानवर लोग खा गए होंगे, ये भी सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रिवर्स जो है वो सूख गई होंगी जिसकी वजह से शहर खत्म हो गए, ये भी सही बात है। लेकिन कहीं पे भी इंटरनल राइवलरी की बात आपको दिखती है क्या? ऐसा कहीं पे भी मैंने पढ़ाया है क्या कि आपस में कट मर गए यहाँ पर में, और बबुआ तूने मेरे जानवर को चुरा लिया, तूने मेरे बकरी का अंडा खा लिया, ठीक है, मैं तेरी जान ले लूंगा यहाँ पर में, तो ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पर में। तो इंटरनल राइवलरी या फिर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच में जो है वो यहाँ पर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ऐसा तो कुछ था नहीं उन लोगों का, ठीक है। तो इंटरनल राइवलरी जैसे कोई सबूत हमको नहीं मिलते, तो नॉट वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कहीं पे भी इंटरनल राइवलरी के, ठीक है, इंटरनल राइवलरी के आप लोगों को सबूत नहीं मिलते हैं, इंटरनल राइवलरी के, प्रतिद्वंदता के सबूत नहीं मिलते, लड़ाई झगड़े के, बहुत शांति प्रिय लोग थे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नाउ, हु कंपोज द प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो थी उसकी रचना किसने की थी ये बताना है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्ता वंश का राजा था, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये एक नंबर यहां पर मैं आप लोगों को बनेगा, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन बोला जाता है इसको, एक नंबर यहां पर मैं बनेगा आप लोगों का, ठीक है। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, इसने समुद्रगुप्त की बहुत सारी तारीफ की है, बहुत सारी तारीफ। प्रशस्ति का मतलब ही होता है तारीफ में बनाया गया कोई पिलर जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई हो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या अभिलेख आप लोगों को मिला है, ठीक है। आप लोगों को ये अभिलेख मिलता है प्रयागराज में, प्रयागराज, प्रयागराज कहां पर में? इलाहाबाद भी बोलते थे आप लोग पहले इसको, ठीक है, इलाहाबाद भी बोला जाता था, प्रयागराज यूपी में, वहां पर में आप लोगों को मिले, ये याद रखना है। इसमें हरिसेन नाम का जो उसका दरबारी कवि था, उसने करीब 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के समय में इस तरीके से जो है आप लोग देखिए, ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर में जो है ना उसने बहुत सारी तारीफें लिखवाई है कि हमारा राजा ऐसा था, हमारा राजा वैसा था, हमारा राजा ने ये किया, हमारे राजा ने वो किया, हमारे राजा जो है वो कवि भी था, हमारा राजा बांसुरी बजाता था, ठीक है, जो है वीणा बजाता था, अदरक लहसन प्याज सब करता था इनका राजा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये याद रखना है फ्रेंड्स कि हरिसेन ने इनकी बहुत सारी तारीफ की, और वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस में, देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस में तारीफ की है हरिसेन ने इसकी, बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर में, मतलब एक बार शुरू हुआ तो चापलूसी की हद ही नहीं थी, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज के अंदर में 24 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इफ अ टीचर सोनम इज यूजिंग द वर्ड्स लाइक लेखपाल, पटवारी, कनुंगो, ठीक है, कनुंगो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक शी इज मोस्ट लाइकली टू बी टीचिंग इन हर क्लास? लेखपाल शब्द का इस्तेमाल कर रही है सोनम, पटवारी शब्द का, कनुंगो का इस्तेमाल कर रही है, तो कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा रही होंगी वो लड़की सोनम, ठीक है। आप लोग भी पढ़ाते हो ना स्कूल के अंदर में, अगर आप जाओगे तो आप भी पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि लेखपाल, पटवारी, कनुंगो वगैरह ये सब जो है ना वो पंचायती राज पढ़ा रही है। पंचायती राज के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये इसका जो है वो आता है आप लोगों का पंचायती राज सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पंचायती राज सिस्टम पढ़ा रही है। पंचायती राज के अंदर में भी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो यहां पर एक सेकेंड, पंचायती राज के अंदर में भी आप लोगों का ये किसके अंदर में आता है? मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड आप लोगों का, क्योंकि जो कनुंगो, लेखपाल और पटवारी है इसका काम क्या होता है, ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है, सी आंसर होगा आप लोगों का। क्योंकि जो पटवारी होता है ये गांव में, विलेजेस के अंदर में क्या करता है, विलेजेस के अंदर में, ठीक है, लैंड को मेजर करता है, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड रखता है, ये याद रखना है आपने। कनुंगो किसी के है के रिश्तेदार, मम्मी पापा भैया भाभी, कनुंगो या पटवारी वगैरह? पटवारी ये ऐसा है, उसके पास में झोला होता है अपना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है वो अपने पास में। तो मेजरिंग लैंड रिकॉर्ड और कीपिंग
मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड। ये याद रखना है आप लोगों ने कि मुख्य काम क्या है, भूमि मापन का काम है उसका, भूमि को मापना और भूमि का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है। पटवारी को ही लेखपाल बोलते हैं, कानूंगो बोलते हैं, कर्मचारी, गांव का अधिकारी, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है पटवारी को। ये वैसे पढ़ाया जाता है पंचायती राज में, बट लेकिन जब वो बात कर रही है ना इसकी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब वो बात कर रही है पटवारी, कानूंगो, इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, जब इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है सोनम, तो बच्चों को भूमि मापन और भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले टॉपिक को पढ़ा रही है वो उस समय में। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी हाँ, मुझे पता है सब लोग पलटी मार गए, लेकिन कंसेप्ट अब आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जल्दी बताओ मुझे। अब जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये क्वेश्चन वापस से एग्जाम में आ जाए तो याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, तो पटवारी का काम होता है भूमि का मापन करना और भूमि का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, माझा प्रवास नाम की एक पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? ये जल्दी बताएंगे आप लोग। माझा प्रवास नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? हरप्रीत कौर जी बोल रहे हैं पीएस टेट का। पीएस टेट का पूरा पेपर अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी में स्क्रीन पे है आपके पास में तो प्लीज उसका वो फोटो खींच के सारी की सारी भेज दीजिए, मैं उसको करवा दूंगा, बट अच्छी क्वालिटी में भेजना, ठीक है? क्योंकि जो मेरे पास में आए हैं बहुत सारे बच्चों ने भेजे, लेकिन वो कैमरा हिल गया, किसी का आधा कट रहा है क्वेश्चन, इस तरीके से आया है। तो माझा प्रवास, माझा प्रवास का मतलब होता है मेरी यात्रा। ये मराठी शब्द है। माझा मतलब मेरी, ठीक है, मेरी, और प्रवास मतलब यात्रा, ठीक है, मेरी यात्रा। तो ये जो है फ्रेंड्स एक मराठी लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे, उन्होंने लिखा है। किसके ऊपर में लिखा है उन्होंने? 1857 के युद्ध के ऊपर में। 1857 का जब युद्ध हो रहा था तो ये जो विष्णु भट्ट गोडसे थे, इन्होंने भारत की यात्रा की, भारत में अलग अलग इलाकों की यात्रा की, और वहां पर में उन्होंने जो है फ्रेंड जो भी देखा उसको लिख दिया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, माझा प्रवास कौन से वाले किस टॉपिक पर लिखी गई है? पहली बात तो ये याद रखो, 1857 का जो युद्ध था उस पर लिखी गई है माझा प्रवास, मेरी यात्रा, माय ट्रेवल इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है याद रखना है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है 1857 के विद्रोह पर। जहां जहां पर में भी वो गए, जहां जहां विद्रोह हो रहा था, उन्होंने जो जो देखा वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, माझा प्रवास आपके लिए इतिहास को जानने का प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है? आप बताओ, प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ये बन सकता है एग्जाम में। ये आप लोगों का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि तुम्हारे जो अंकल थे, तुम्हारे चचा जान विष्णु भट्ट गोडसे, ये जो है फ्रेंड जहां जहां पर में युद्ध हो रहा था खुद गए थे। इन्होंने किसी का देखा देखी नहीं लिखी है, इन्होंने खुद से लिखा है, तो ये आपके लिए प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, प्राइमरी सोर्स आप लोगों का। लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स होती है, जैसे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट, तो ये एनसीईआरटी आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो गई, क्योंकि एनसीईआरटी ने माझा प्रवास से उठाया कंसेप्ट और आपको बताया। बट माझा प्रवास जो है फ्रेंड्स वो तो आप लोगों के लिए डायरेक्टली लिखा गया है आप लोगों के लिए, तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे आत्मकथाएं होती है, या फिर मान लीजिए आप लोगों का जो समाचार पत्र वगैरह, ये सब क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स की कैटेगरी के अंदर में आप लोगों को आ जाते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां से, वाया वाया नहीं मिल रही है। अलवर्स आर सेंट्स हु डिवोटेड टू, अलवर, अलवर संत जो है वो किसके उपासक थे? काफी सारे एग्जाम में आ चुका है, और ये बता दूं आप लोगों को, आई थिंक जो आप लोगों की DSSB की एग्जाम है उसके काफी सारे शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। बिहार करंट अफेयर वाला भी कराएंगे सुलेखा कुमारी जी, बिल्कुल कराएंगे। बिहार का जितना भी अभी करंट अफेयर ना हाल फिलहाल का सारा कराऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से लाइक का नंबर भी 900 के पार पहुंचा दीजिए आप लोग। अलवर और नैनार, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, 7वीं से 9वीं शताब्दी तक साउथ इंडिया में भक्ति परंपरा थी। साउथ इंडिया की भक्ति परंपरा में जो नैनार लोग थे, ठीक है, नैनार, ये शिव जी के भक्त थे। लिखो सभी लोग, नैनार जो है किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। जो अलवार थे वो विष्णु जी के भक्त थे, अलवार विष्णु जी के भक्त थे। नैनार शिव भक्त थे, अलवार परंपरा के जो संत थे वो विष्णु भक्त थे। दोनों के दोनों लिखो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग, सभी का कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर में सभी लोग लिखेंगे, जब तक लिखोगे नहीं कमेंट में याद नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नैनार शिव भक्त, अलवार विष्णु भक्त, ये याद रखना है आपने। क्या ये लोग जात पात में मानते थे? आप लोगों से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। नैनार और अलवार साउथ इंडिया की परंपरा के संत थे, सही बात। ये लोग जात पात में मानते थे, गलत बात, जात पात में नहीं मानते थे। इन्होंने जो अनटचेबल माने जाने वाली जातियां थी, पुलैयार, पनार, ऐसी जो जातियां थी जिनको उस समय के हिसाब से सो कॉल्ड आपका अछूत माना जाता था, उनको भी अपने अंदर में शामिल किया, संत बनाया उन्होंने। तो जात पात में नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन
इन्होंने जो है फ्रेंड्स बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत विरोध किया। कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकता है क्या कि क्यों विरोध किया? आप लोगों को याद रखना है कि जो नयनार और अलवार थे, इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध किया। क्यों किया होगा? क्या कारण रहे होंगे? ठीक है, कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि अलवार और नयनार जो है वो विष्णु और शिव को पूजते थे, ठीक है, हिंदुइज्म के या सनातन धर्म से रिलेटेड थे। और बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदू लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म में कन्वर्ट करवा रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो अलवार और नयनार लोग हैं, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध किया, उनको क्रिटिसाइज किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करा रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर में, ठीक है। तो उनका जो धार्मिक मामला है, सिद्धांत है, उसको लेकर इन लोगों में झगड़ा था। ये याद रखना है आप लोगों ने। संगम समय काल के अंदर में अलवार और नयनार दोनों ने ही बहुत सारी पोएम्स लिखी अपने अपने गुरु, अपने अपने जो आराध्य है उनके लिए। जैसे कि नयनार जो थे वो किसको मानते थे? आप बताओ जल्दी से, नयनार किसको मानते थे? उनका आराध्य कौन था नयनारों का? कोई बता सकता है? अभी बताया आप लोगों को, नयनार तो से नैना लागे पिया सावरे शिव जी के थे, ठीक है। अलवार जो है ये विष्णु जी के थे, विष्णु जी के भक्त थे। तो अलवार जो नयनार जो लोग थे, 63 नयनार संत हुए हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम बोल के बताओ, छोटे से हल्लू सा बोलो, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम याद रखना है आप लोगों ने। तेवरम और तिरुवाचकम किसने लिखी है? नयनार लोगों ने। 63 थी इनकी संख्या, 63 संत हुए हैं नयनार परंपरा के। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तेवरम और तिरुवाचकम, ये याद रखना है। 63 तेवरम तिरुवाचकम। कौन कौन से थे 63? क्या 63 के 63 याद रखोगे? नहीं, इंपॉर्टेंट वाले, अपार, संबंधार, ठीक है, अपार, संबंधार, सुंदरार और मणिक्व सागर, ठीक है। बोल के बताओ एक बार, जस्ट बोलो, मैं आप लोगों को फिर याद करा दूंगा। अपार, संबंधार, सुंदरार, मणिक्व सागर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो है इंपॉर्टेंट वाले नयनार संत है जो शिव जी के भक्त थे। अगर वही मैं अलवार संतों की बात करूं तो इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, ठीक है, इनके थे पेरी अलवार, अंडाल, टोंडरी पोड्डी अलवार और नामलवार। देखो इनके नाम के आगे अलवार आ रहा है, अलवार, ठीक है, अलवार, अलवार, ठीक है। तो अलवार संत के नाम के अलवार आ रहा है आगे में, अलवार आ रहा है। सिर्फ ये अंडाल को छोड़ दिया जाए तो अंडाल, अंडाल के नाम के आगे अलवार नहीं आ रहा है, लेकिन याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अंडाल एक तो नाम याद रख सकते हो ना भाई, तुम्हारा नाम रोशन कर दी लड़की हो, ठीक है, गर्ल थी ये, डॉटर थी पेरी अलवार की, नाम रोशन कर दी लड़की परंपरा का इसने, तो कम से कम इसका नाम तो याद रख लो आप लोग, अंडाल का, ठीक है। पेरी अलवार की बेटी थी वो, टोंडरी पोड्डी अलवार और नम्मलवार। इन लोगों की जो पुस्तक है उसका नाम पता है क्या है आप लोगों को? दिव्य प्रबंधम, ठीक है, दिव्य प्रबंधम, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम लिखो आप लोग मेरे साथ में, लिखो दिव्य प्रबंधम, प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, एक ही पुस्तक है दिव्य प्रबंधम। किसने लिखी है? अलवार लोगों ने लिखी है, विष्णु जी के सम्मान में। इसमें सॉन्ग है अलवार में, अलवार लोगों ने विष्णु जी के सम्मान में जो सॉन्ग्स लिखे हैं वो दिव्य प्रबंधम नाम की पुस्तक में है। जो नयनार लोगों ने शिव जी की आराधना में सॉन्ग्स लिखे हैं वो तेवरम और तिरुवाचकम, ऐसी 2 पुस्तकों के अंदर में है। अब बात आती है आप लोगों की, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो अलवार जो है वो किसकी परंपरा को मानने वाले थे? ठीक है, अलवार विष्णु जी की परंपरा को मानने वाले थे, ठीक है। अब आ जाओ आप लोगों के लिए और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, मान जाएंगे आप लोगों को। जो क्वेश्चन इसका आंसर कर दिया मतलब उसने सही से सुना है। 12/1/2022। अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना फ्रेंड्स, लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही से आपका होगा। टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपको बिल्कुल बाकायदा पिन टू पॉइंट जो सिलेबस है आपका उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे पेपर से आप लोगों के ना जो टीचिंग परीक्षा का कोर्स है उसके अंदर में अवेलेबल भी करवा के दिए जा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो देखो, पेरी अलवार, अंडाल, तोंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा, ऐसा घुमा के खाना खा रहा है वो, ध्यान से समझना। अलवार, अंडाल अलवार की थी, टोंडरी पोड्डी अलवार और नम्मलवार, ये कौन से परंपरा के हैं? अलवार परंपरा के हैं, ठीक है, अलवार परंपरा के हैं। और अलवार लोगों की बुक का नाम क्या था? अभी लिखा हूं मैंने, अलवार लोगों की बुक का नाम दिव्य प्रबंधम था, तो इनकी बुक का नाम है दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, ठीक है, दिव्य प्रबंधम। तो आंसर आ गया होगा आप लोगों का, दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ए इज द आंसर, खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा, बाय बाय, सी यू, ठीक है। तो दिव्य प्रबंधम। तेवरम और तिरुवाचकम किसकी पुस्तक थी? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे।
क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप लोग एक्टिविटी करोगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा। तेवरम और तिरुवाचकम किसकी पुस्तक थी, मुझे आप लोगों से कमेंट करके चाहिए। किसकी पुस्तक थी तेवरम और तिरुवाचकम, ये आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे पता है बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग बता दोगे, ठीक है, किन लोगों की पुस्तक थी। वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों ने कमेंट में आग लगा दी। और सभी लोग कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे सभी लोगों को कमेंट करना है यहाँ पर में, ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए और मेहनत करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टेटमेंट वाला, देखते कितने लोग कर पाते हैं यहाँ पर में। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, देखे कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में जो है ना बहुत स्पीड में आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, मतलब आप लोग समझ गए हो अच्छे से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नैनार लोगों के बारे में कौन सी वाली बात सही है। पहली बात तो नैनार किसके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। तीसरी आंख तो उसे नैनार आगे, शिव जी की तीसरी आंख थी तो शिव भक्त थे, पहला वाला सही है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की से जाए तो क्या सी आंसर हो सकता है, हाँ या ना बताओ आप लोग। नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में 1 नहीं दिया है और 1 सही है आपका, तो बी आंसर नहीं हो सकता। ये लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध किया, दोनों ने किया है, तो इन्होंने भी किया, सही बात है, इन्होंने किया है बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध, ठीक है, दोनों ने ही किया है। इनके जो सॉन्ग थे, मतलब शिव जी के जो सॉन्ग थे वो दिव्य प्रबंधम के अंदर में लिखे गए हैं। अरे मेरे भाई, दिव्य प्रबंधम जो है ना आप लोगों का, दिव्य प्रबंधम ये जो है ये अलवार लोगों की है, अलवार लोगों की पुस्तक है, ना कि नैनार की, अलवार की है। और यहाँ नैनार की बात हो रही है, तो तीसरा वाला गलत है, ठीक है। नैनार लोगों की जो बुक है उसका नाम है तेवरम, तेवरम और तिरुवाचकम, तिरुवाचकम, वाचकम, ठीक है, वाचकम, तेवरम और तिरुवाचकम, ये है। तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जहां जहां पर में 3 है उसको काट दो, यहां पर में ऑल ऑफ द अबव में भी 3 है, काट दो, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का सही था हाथ ऊपर करके बताएंगे मुझे। 900 से ज्यादा लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बता दूं कि मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड अभी आपको टेस्ट देने वाला हूं लेक्चर के बाद में, वो टेस्ट को देना और उसका सोल्यूशन आपको ऐप पर मिलेगा। टीचिंग परीक्षा जो ऐप है ना, उसके अंदर में पूरा सोल्यूशन आपको, रैंकिंग, रेटिंग, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो आज टेस्ट जरूर देना आप लोग। अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर लिव्ड इन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अलेक्जेंडर नाम का जो राजा था वो कहां पर में रहता था, कहां से आया था, ठीक है। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम, तो मैसिडोनिया से आया था ये याद रखना है आप लोगों ने। मैसिडोनिया नाम का राजा, मैसिडोनिया नाम का एक देश था, वहां से था ये, ठीक है, मैसिडोनिया से, ओके। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर बहुत ही महान राजा था फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर राजा था ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब ऐसे अपने हाथ से जो है ऐसे घोड़ों को रोक लेता था, मतलब खुद भी ताकतवर था और बहुत अच्छा एफिशिएंट भी था ये। वैसे तो रोक तो मैं भी लेता हूँ, मैंने तो एक बार अपने मुंह से ट्रक को रोक लिया था, आपको पता है, मतलब अपने मुंह से ट्रक रोक लिया मैंने। बाजू में ही बैठा था ट्रक के ड्राइवर के, मैंने बोला भाई ट्रक रोक, उसने रोक दिया, मुंह से रोका था मैंने ट्रक, अपने रोका था ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हाथों से घोड़े रोक लेता था, मैंने ट्रक रोक लिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मैं मैसिडोनिया से आया था, भारत पर हमला करने के लिए आया था, भारत को जीतने के इरादे से, पूरा इधर में यूरोप जीतकर एशिया यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर में एक नदी है ब्यास नदी, क्या नाम है उस नदी का, उस नदी का नाम है ब्यास, ब्यास नदी, वहां तक आया, वहां से वापस जाना पड़ा उसको रिटर्न, क्योंकि उसके सैनिकों ने मना कर दिया था हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, उसके सैनिकों ने मना कर दिया था। तो ब्यास नदी तक आया था, ब्यास नदी से वापस चला गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये यहाँ पर में है ब्यास नदी, दिख रही है आप लोगों को, देखो यहाँ पर में इधर से ऐसा आया, यहाँ तक आया, उनके सैनिकों ने बोला भाई घर की याद आ रही यार, चल रहा मैं वापस जा रहा, ठीक है, वापस चलो वापस चलो, तो वापस लौटना पड़ा उसको, ओके। ब्यास नदी तक आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाली नियमित टैक्स नहीं था। 960 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से लाइक और शेयर करते रहेंगे ना आप लोग, तो ये हमारा जो टारगेट है 1000 का वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा सभी लोग। और रोज 5 बजे क्लास होती है फ्रेंड्स, आ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो सभी के सभी लोग, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सभी लोग टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से महाजनपद समय काल के अंदर में वसूल किए जाने वाला टैक्स नहीं था। तो देखो, फसल के ऊपर में तो टैक्स वसूल किया जाता था, जो शिल्पकार होते थे उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता था, जो चरवाहे होते थे उनसे भी करते थे। परिवार के ऊपर में ऐसा कोई टैक्स नहीं था। अगर परिवार पे टैक्स हो ना, तो यूपी वाले लोग तो बेचारे टैक्स दे दे के मर जाए। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार वाले, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार टॉप 3 राज्य जनसंख्या के मामले में। परिवार के ऊपर में एक बच्चा पैदा हुआ, टैक्स दो, एक बच्चा, मतलब अच्छा तरीका है वैसे, जनसंख्या कम हो जाएंगी, लेकिन भाई क्या करेंगे, कहाँ से देंगे इतना टैक्स।
ठीक है। तो फैमिली के ऊपर में कोई टैक्स वगैरह नहीं था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर कौन सा वाला नहीं था बोला है ना, नहीं वाला। नहीं को भी ध्यान रखना आप लोग, कई बार आप लोग नहीं को छोड़ देते हो, तो नहीं था, फैमिली के ऊपर में टैक्स नहीं था। देखो, महाजनपद काल के अंदर में ही टैक्स लेने की प्रथा शुरू हुई थी। तो टैक्स लेने की प्रथा कब शुरू हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करो। मैंने यहां लिख दिया, आप लोग भी लिख दो। टैक्स लेने की प्रथा कब शुरू हुई? महाजनपद काल में शुरू हुई थी। महाजनपद काल के अंदर में, आज से करीब 2500 साल पहले। ठीक है, महाजनपद काल में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो टैक्स था वो किसानों से लिया जाता था, फसलों के ऊपर में। जितनी भी आपने फसल उगाई उसका 1/6वां हिस्सा आपको फसल का टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मतलब मान लीजिए आपने अगर आपने 60 किलो चावल उगाए हैं अपने खेत में, तो उसका 1/6 मतलब 10 किलो चावल आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये टैक्स हो गया आपके ऊपर में। तो इस टैक्स को बोला जाता था भाग। क्या बोलते थे इस टैक्स को? 1/6 जो टैक्स था जो किसानों से लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? लिख के बताओ आप लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। भाग बोला जाता था, भाग। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, भाग बोलते थे उसको। कारीगरों से भी टैक्स लेते थे, ठीक है, मजदूरों से भी टैक्स लेते थे। उनके पास लेकिन ऑप्शन था, या तो पैसे दे दो, ठीक है, या तो पैसे दे दो, या तो फिर एक दिन की मजदूरी दे दो, महीने में एक दिन जाके काम कर दो राजा के घर में। तो पैसे या मजदूरी दोनों के रूप में टैक्स दे सकते थे मजदूर और कारीगर लोग। जो पशुपालक होते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, जो व्यापारी होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, जो हंटर गैदरर्स होते थे, शिकारी और संग्रहकर्ता, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। लेकिन कोई परिवार वगैरह पे टैक्स नहीं था। परिवार के ऊपर में किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, जो शिकारी लोग हैं उन लोगों से सबसे टैक्स लेते थे। परिवार वगैरह के ऊपर में टैक्स नहीं लेते थे। ठीक है, परिवार पे कौन लेगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया ना भाई, उसको मान जाएंगे। और थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, पहले आप लोग इसका ये पढ़ो। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया था भाई, मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो बस आप लोग। ठीक है, इसका आंसर करो। 988 हो चुके हैं, 988 आप लोगों का चल रहा है, 978 लाइक्स भी हो चुके हैं। लाइक और शेयर, लाइक और लाइक दोनों का नंबर आप लोग 1000 पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे। महाजनपद काल के बारे में कौन सा है? रूलर ऑफ महाजनपदास कलेक्टेड रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम ओनली फार्मर्स। ओनली, कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के, कान, आंख, नाक, गला, इवन आप खुद खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों ने एग्जाम में। ये आंसर आ गया हमारा, ओनली नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, तो ए को मारो गोली, चलो आओ मेरे साथ में गोली मारो इसको। ठीक है, ओनली बोला है यहाँ पर में। आपको पता है कि किसानों के अलावा कारीगरों से, व्यापारियों से, चरवाहों से, ठीक है, हंटर गैदर से सबसे टैक्स लेते थे। तो ए तो गलत है। जहां जहां ए को सही बोला है उसको मारो गोली। ए को सही बोला है मारो गोली, ए को सही बोला है मारो गोली। ठीक है, यहाँ पर में भी ए को सही बोला है, मारो गोली। और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ओम भट्ट स्वाहा, पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के। अब आप बताओ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आप तो ऐसा उड़ा दिए हो, आसान था कि नहीं था? टीचिंग परीक्षा के साथ में, दानिश सर के साथ में सब कुछ आसान है, ये याद रखना आप लोग। स्टेटमेंट वाला ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, वो करवा दिया मैंने आपको, उड़ा दिया यहाँ पर मैं। ठीक है, सारे के सारे करवा दूंगा आपको। 60 में से 60 लाने का लक्ष्य रखा है मैंने, कि कितने बच्चे मेरे 60 में से 60 लेकर आएंगे, ये लक्ष्य है मेरा इस बार का। ओके, इसके अलावा महाजनपद काल के अंदर में क्या हुआ था ये भी ध्यान रख लो आप लोग। महाजनपद काल के अंदर में जो है ना, आयरन की खोज हो गई थी, लोहे की खोज। ठीक है, लोहे की खोज हुई थी, ये लिखो आप लोग, लोहे की खोज हो गई थी, जिसके कारण आपके नए नए अब टूल्स बनने लगे थे, औजार। ठीक है, नए नए क्या बनने लगे थे? अब औजार बनने लगे थे। लिखना है सभी लोगों ने, लोहे के टूल बनने लगे, लोहे की खोज के कारण लोहे के औजार बनने लगे, जिसके कारण आप लोहे की हल, लोहे के अलग अलग प्रकार के और चीजें जो आप खेती में इस्तेमाल करते हो वो बनने लगा, और खेती के पैदावार में बढ़ावा हुआ। सही बात है, क्योंकि नए नए औजार बनने लगे, अब लोहे की खोज हो गई तो ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए ऐसे ही करते रहेंगे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, लाइक कर देंगे सभी लोग, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में भी आ चुका है और सी टेट के अंदर में भी आ चुका है। ठीक है, ऑल्सो आस्क्ड इन यूपी टेट, ऑल्सो इन यूपी टेट आ चुका है ऑलरेडी। भारत के, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? स्वर्ण काल तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स गुप्ता काल को, ये याद रखना है। गुप्ता काल को क्यों कहा जाता है? आज से करीब 1700 साल पहले जो है फ्रेंड्स गुप्ता काल था भारत के अंदर में, और ये जो गुप्ता काल है आप लोगों का 1700 साल पहले, ये आप लोगों को याद रखना है। इस समय काल के अंदर में आपके बहुत सारे डेवलपमेंट हुए आर्किटेक्चर में, मतलब कि वास्तुकला में, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में, कला क्षेत्र के अंदर में, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, व्यापार, कृषि, बहुत सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हुए। इसी वजह से इसको स्वर्ण युग क्यों ना कहा जाए। स्वर्ण युग के साथ साथ में इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है क्लासिकल एज। अगर आप लोगों को मैं यहां पर मैं बोल दूं, ठीक है, कि भारत का क्लासिकल एज किसको कहा जाता है,
तो क्या आप लोग गलत करके आओगे क्लासिकल एज में? नहीं, मेरे बच्चे गोल्डन एज और क्लासिकल एज दोनों में यहाँ पर में करेंगे। सर प्लीज पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए। कौन सा वाला? 11 को एग्जाम है? 11 को कहा एग्जाम है अभी आपका? अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन ही है। कौन सा वाला एग्जाम है आपका 11 का, वो बता दो आप, ठीक है, मैं करवा दूंगा। कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको? किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्ता काल को। क्लासिकल एज किसको कहा जाता है? तो गुप्ता काल को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विल्लन वगाई, ब्रह्मदेव, शाला भोग, देवदान, बताना है किसको किस नाम से जाना जाता है। मेरे साथ साथ में दोहराओ आप लोग। देखिए ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मण शब्द से जुड़ता मिलता जुलता दिख रहा है आप लोगों को? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण, इससे मिलता जुलता दिख रहा है। तो ब्रह्मदेव जो है फ्रेंड्स ऐसी जमीन थी जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी। ब्राह्मण लोगों को, जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको उपहार में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव बोलते थे, ठीक है। तो वन की जो बी है आप लोगों का, उसकी जोड़ी 4 के साथ लगने वाली है। तो बी की जोड़ी 4 के साथ यहां नहीं लगी है और यहां भी नहीं लगी है, तो ए और डी आंसर नहीं हो सकता। तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया यहां पर में। दूसरा वाला देखो आप लोग, दूसरा वाला, ठीक है। आप लोग देखना यहाँ पर में शाला भोग, बहुत ही सिंपल सा है। शाला स्कूल, शाला मतलब स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, तो शाला भोग स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी जाने वाली जमीन। सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है आप लोगों की, सी की जोड़ी 2 के साथ में, शाला भोग सी की जोड़ी 2 के साथ यहां नहीं लगी है, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। तो आंसर होगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने यही 2 से एलिमिनेट कर दिया था? और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरी एनर्जी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों से भी एनर्जी की उम्मीद रखता हूँ मैं यहाँ पर, मैं सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं देखिए देवदान, देवदान जो है फ्रेंड्स ये जमीन किसको दी जाती थी? टेम्पल को, सिंपल सी बात है। तो डी की जोड़ी 1 के साथ में लगी हुई है यहाँ पर में, ओके। विल्लन वगाई, ऐसे लोगों को जमीन दान में दी जाती थी जो ब्राह्मण नहीं है, नॉन ब्राह्मण लोगों को जो जमीन दान में दी जाती थी उसको विल्लन वगाई बोला जाता था। विल्लन वगाई, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी फोटो जो है ना मैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का। ये फोटो आप लोगों को जो टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है? टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल आप लोग सर्च करोगे, या दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप सर्च कर सकते हो। दानिश शेख सर्च करोगे या टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल सर्च करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर में आप लोग इसकी इमेज ले सकते हो, वहां से मैं कर दूंगा। कौन सी नदी थी जिसके तट के ऊपर में आकर अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे उन लोगों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया? ये आप लोग आंसर करोगे सभी लोग, बताइए जल्दी जल्दी से, कौन सा वाला नदी का तट था जिसके आगे बढ़ने से मना कर दिया था उन्होंने? आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, हर किसी ने कमेंट में इसका आंसर करना है। ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। आप लोग आंसर करोगे इसको, बहुत बढ़िया। और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कौन सी पुस्तकों को लेटर वैदिक कहा जाता है, उत्तर वैदिक कहा जाता है? कौन सी इनमें से कौन सी पुस्तकें हैं जिनको उत्तर वैदिक बोलते हो आप लोग, ठीक है? उत्तर वैदिक, बताइए जल्दी से। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी वजह से एसएसटी स्ट्रांग हो गई, थैंक यू वेरी मच अलीशा जी। और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी आपकी सभी लोगों की। तो टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं डाल दूंगा बहुत सारी चीज़ें। इवन ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है मटेरियल डाल रहे हैं हम लोग। लेटर वैदिक, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखो फ्रेंड्स जो ऋग्वेद है ना आप लोगों का, इसको बोला जाता है अर्ली वैदिक काल। मेरे साथ साथ में दोहराओ, अर्ली वैदिक, ठीक है, अर्ली वैदिक एज ऋग्वेद को। इसको प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल, वैदिक काल बोला जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद के बाद में जितनी भी पुस्तकें बनी हैं उन सबको बोला जाता है उत्तर वैदिक पुस्तकें, उत्तर वैदिक। देखो बात की गहराई को समझो, ऋग्वेद जो है ना वो आपका प्रारंभिक है, सबसे पहला वेद जो बना था, सबसे पहले वेद की जो रचना हुई थी वो क्या था, आपका ऋग्वेद था। इसी वजह से इसको अर्ली वैदिक या प्रारंभिक वैदिक जो है पुस्तक बोलते हैं आप लोग, प्रारंभिक वैदिक। उसके बाद में जितनी भी पुस्तकें बनी हैं, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, कुछ भी हो, पुराण हो, सब चीजें,
वो सारी की सारी लेटर वैदिक में आएंगी। अकेला एक छत्र राज है प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर में ऋग्वेद का। ऋग्वेद को छोड़कर सारी की सारी पुस्तकें जो है आप लोगों की उत्तर वैदिक काल की पुस्तकों में आती है। लिख दो, ऋग्वेद को छोड़कर सारी की सारी पुस्तकें उत्तर वैदिक काल की पुस्तकों के अंदर में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। प्लीज इसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। कमेंट में एक बार लिख भी दो इस पॉइंट को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि भाई इसको छोड़कर जितनी भी है आप लोगों की सारी जो है, ओके, जितनी भी है आप लोगों की सारी क्या है, उत्तर वैदिक है। अब मैं आप लोगों को ना, जो भी लोग नए जुड़े हुए उन लोगों को फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अब मैं ना आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। एक लिंक दे रहा हूं आप लोगों को, मैं लिंक दे रहा हूं। इस लिंक के ऊपर में आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है। जो बच्चे लाइव आएंगे ना उन लोगों के लिए है ये, जो बच्चे लाइव आते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे ये लोग यहाँ पर में 1 घंटे तक। ये टेस्ट एक्टिव रहेंगी आप लोगों की, टेस्ट एक्टिव रहेंगी। इस टेस्ट को आपने देना है, और ये टेस्ट में वही उसी पे आधारित, आज के लेक्चर पर आधारित, ठीक है, आज के वाईटी लेक्चर पर आधारित टेस्ट इसमें दी गई है। 1 घंटे तक है, अभी मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अटेम्प्ट करना है, और इसका जो सोल्यूशन है, इस टेस्ट का सोल्यूशन वो टीचिंग परीक्षा ऐप पर आपको मिलेगा। सोल्यूशन जो है वो ऐप पर मिलेगा। ऐप के बिना भी टेस्ट खुल जाएंगे, आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन सोल्यूशन ऐप पर मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। आपको रैंकिंग वगैरह भी मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। सोल्यूशन तो टीचिंग परीक्षा ऐप पर मिल जाएगा आप लोगों को। इस टेस्ट को आप लोग दे दीजिए अच्छे से। रैंकिंग आप लोग बताइए कितना स्कोर आया है आप लोगों का, सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। एमपी से रिलेटेड मेरे पास में कुछ मटेरियल है, एमपी स्पेशल वाला, वो मैं ऐप में डाल दूंगा फ्री ई बुक के अंदर में, वहां से आप लोग कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऐप के अंदर में मैं डाल दूंगा जितना भी फ्री मटेरियल है ना, वो फ्री ई बुक में डाल दूंगा। जितने एमपी वाले बच्चे वो सारे के सारे वहां से जाके ले सकते हैं उसको, ओके। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अभी, ये लिंक है आप लोगों की, मैंने लिंक डाल दी है आप लोगों के लिए। ये लिंक आप लोग देख लीजिए, मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ, लिंक को आप लोगों को मिल गई होंगी, ठीक है। चलिए, लिंक मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए। इसके ऊपर में जाकर आप लोग टेस्ट दे दो, और टेस्ट देने के बाद में यहाँ पर मैं आकर अपना स्कोर भी बता देना। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। रोज 5 बजे क्लास होती है, कल भी आप लोगों ने आ जाना है .5 बजे, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।